तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 87। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन क्या हुआ था कि ये 87 टेस्ट हुई थी एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। उसी का आज क्या है कि टेस्ट पेपर और आप लोगों का रैंक कार्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का रैंक कार्ड देख लेंगे। ठीक है, कि कौन कितना नंबर लेकर के आया है, कौन कितने नंबर स्थान पे बने हुए हैं, तो ये टेस्ट पेपर देखने के बाद आपको बता देंगे। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, इसके लिए आपको पैसे पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कहां से टेस्ट देना है ये आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बता देंगे या टेस्ट पेपर के दौरान ही बता देंगे। ठीक है, तो कम से कम टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा ताकि आप जान सके कि टेस्ट कहां से होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, इस समय आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी स्पीड बनती है। अगर स्पीड बनेगी तभी तो सारे क्वेश्चन को आप यह एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर पाइएगा। स्पीड ही नहीं रहेगी तो दोस्त जान लीजिए कि आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। जान लीजिए सबसे ज्यादा आपको टाइम किस में लगेगा, मैथ और रीजनिंग में लगेगा, लेकिन साइंस 40 नंबर का टेक्नीशियन ग्रेड में पूछता है। तो सबसे बड़ी हथियार यही ना है दोस्त, अपना साइंस ही सबसे बड़ी हथियार है। तो इसको कमांड करके रखिए, इसको अगर मार दिए तो ऐसे आ जाएगा नौकरी आपके हाथ में, जान लीजिए। इसलिए अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। आज भी आपका 88 नंबर टेस्ट एक्टिव है। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये टेस्ट का क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केपलर के ग्रहों की गति का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तीसरा नियम जो है सो केपलर का। देखिए वैसे तो क्वेश्चन ये आता है कि केपलर ने कौन सा नियम दिया था या किसके बारे में दिया था, तो ग्रहों के गति के बारे में दिया था। इसके तीसरे नियम या पहले दूसरे नियम के बारे में कम पूछता है, लेकिन जान लीजिए अगर पूछ दिया है, ये क्वेश्चन हम डाल दिए हैं तो इंपॉर्टेंट ही है। ग्रहों का इसमें तीसरा गति नियम केपलर ने क्या दिया था यही हमको बताना है। ऑप्शन में देख लीजिए, बहुतों ने उपयुक्त में सभी मार दिया है। उपयुक्त देखते ही सभी उसके दिमाग में दौड़ जाता है कि सभी होगा। दोस्त सभी नहीं है, जान लीजिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये थर्ड नंबर आपका होगा। क्या, दो ग्रहों के समय अवधि का अनुपात दिखाता है। केपलर साहब ने तीसरे गति नियम में ये चीजें कहा था कि कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, लेकिन जैसे ही क्या होती है ना कि सूर्य से जितनी दूर या ग्रहों से जितनी दूर आगे बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उसका क्या होता है कि टाइम पीरियड जो होता है रोटेशन का वो भी क्या होता है कि उसका बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होगा, सूर्य से दूर ग्रह जाएगा तो उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा ना, वैसे ही रोटेशन का टाइम क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे अरेंज किए हुए हैं ग्रह, जैसे कि बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि है, बृहस्पति, ये सब अपने डिस्टेंस के अनुसार जो है क्या कि अरेंज है, तो सबका अपना एक टाइम लगता है रोटेशन करने में। ठीक है, तो ये क्या किया था केपलर साहब ने, ये नियम दिया था। ठीक है, समय अवधि के बारे में दिया था। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त, देखिएगा। देखिए ये टेस्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, ये चीज कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान का केंद्र कहां होता है। देखिए कोई भी वस्तु हो या कोई भी पिंड होता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान जहां भी केंद्रित होता है उसके क्या होता है कि बाहर या जो है अंदर कहिए, पिंड का बाहर या अंदर उसका क्या होता है कि संपूर्ण द्रव्यमान का केंद्र होता है। लेकिन संपूर्ण द्रव्यमान का केंद्र वही होगा जहां संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होगा। ठीक है, तो बाहर या अंदर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बाहर या अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए ये टेस्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा रहा है इसमें दोस्त, ये चीज कह रहा है कि केल्विन में कमरे का मानक तापमान कितना होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में दे देता तो आप तो चुटकी बजा के ऐसे मार देते, लेकिन चलिए केल्विन में दे दिया है तो केल्विन में आपको बताना है कि कमरे का तापमान कितना होता है। देखिए कमरे का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में जाए तो दोस्त डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 23 से लेकर 25, 26, 27, ये मान के चलिए कि रूम का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जब उसमें केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 273 उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि अगर 23 डिग्री है रूम का टेम्परेचर, तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए। 273 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 296 आ जाएगा। 296 मान के चलिए, ये जो है 96, 98 के आसपास में क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर होता है केल्विन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 298 केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब क्या होगा कि वह इससे गुजरेगा। तो इनमें से चारों में से किससे गुजरेगा प्रकाश, जिसमें इसकी गति क्या होगी कि कम होगी, न्यूनतम होगी। देखिए प्रकाश की गति जो है सबसे तेज जो है निर्वात में होती है, क्योंकि उसमें कोई अवरोधक भी नहीं होता, या कहिए ये चीजें। ठीक है, या हवा में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है सबसे कम, अवरोधक जहां
होगा वहां पे प्रकाश की चाल कम होगा, तो सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा, यही ना होगा, उसमें प्रकाश की चाल तो चलेगा नहीं, तो ये ग्लास में होता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा? ग्लास। बिल्कुल करेक्ट होगा कि ग्लास में जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी डैश क्या होती है, ये हमको बताना है। देखिए, जैसे जैसे किसी पिंड को, मान लीजिए कि किसी पिंड को अगर ऊपर फेंकते हैं तो जितना ऊपर जाएगा उतना उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे वह रुक जाएगा, वहां जहां पे वो पिंड रुकेगा वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। और जब वहां से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू करेगा, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना शुरू करेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां कन्वर्ट होगा? गतिज ऊर्जा में। मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब स्वतंत्र रूप से कोई पिंड गिरना शुरू करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी परिस्थितियों में गैस द्रवित करने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है। ठीक है, मतलब गैस को अगर द्रव में आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत अच्छा है। देखिए, किसी भी गैस को कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए बादल होता है, तो बादल ऊपर क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, होना जाता है। तो देखिए, गैस को जो है आप द्रव अवस्था में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। इसके लिए टेम्परेचर को कम कर दीजिए और दबाव को बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर कम कीजिएगा वैसे वो जमना शुरू हो जाएगा, दबाव बढ़ाइएगा, कंप्रेस्ड कीजिएगा तो वो और जल्दी जो है क्या होगा आपका कि जो है वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि तापमान को कम करेंगे, दबाव को बढ़ा देंगे। इस कंडीशन में कोई भी द्रव गैस जो होता है वो द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। जब द्रव में बदलेगा तो उसका जान लीजिए कि डेंसिटी जो होता है वो उसका बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि सापेक्ष जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापने या रिकॉर्ड करने के लिए इसमें से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुतों लोगों ने गलती मार दिया है, ये फर्स्ट नंबर मार दिया है, हाइग्रोमीटर मार दिया है। दोस्त हाइग्रोमीटर नहीं होगा। हाइग्रोमीटर जो होता है वो द्रव के क्या करता है कि डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व को मापने का काम करता है, ये हाइग्रोमीटर। लेकिन जान लीजिए कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर का नहीं। हाइग्रो मतलब कि आर्द्रता मापी कहिए इसको। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर। ठीक है, बाकी आप जानते ही होइएगा, इलेक्ट्रोमीटर जो है क्या करता है? दूध, शुद्ध दूध को मापने का काम करता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब मापने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कण का वेग अगर कहता है कि वेग समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ y बराबर mt प्लस c दे दिया है, द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसमें कहता है कि कण का गतिमान जो होगा वो किस तरह का होगा, इसमें ऑप्शन में बताना है। देखिए बहुत अच्छा है, आसानी से पकड़ सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या दे दिया है कि वेग और समय के बीच का ग्राफ दे दिया है, वेग और समय। तो वेग और समय किसमें हम करते हैं? वेग बटे अगर समय कर दीजिएगा तो क्या होगा, किसका फॉर्मूला निकल के आएगा? त्वरण का। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यही ना है, मतलब कि वेग बटे समय, यही आपका क्या होता है कि त्वरण होता है। तो कण का जो होगा वो समीकरण जो दर्शाएगा, लगातार कण क्या होगा कि त्वरित होता रहेगा, यही इसका जो है फॉर्मूला होता है और पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि निरंतरण जो है क्या होगा कि त्वरित होता रहेगा कण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कर रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशि कौन से है जो युग्मों को आयाम समान है, मतलब इसमें से किसका है जो जिसका डायमेंशन समान होगा। दो दो करके दे दिया है, सभी का डायमेंशन समान होगा, ऐसे हमको इसमें चुन लेना है। देखिए आप देख लीजिए इसमें से कौन होगा, आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। देखिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? कार्य और ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं ना हम लोग। और कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जान लीजिए कि जूल ही होता है और उस ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। तो इन दोनों का डायमेंशन दोस्त समान ही होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी गैस का घनत्व जो है अधिकतम कब होता है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि गैस को जब द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं
कि उच्च तापमान जो होता है उसको लो टेम्परेचर कर देते हैं और उसका प्रेशर जो है बढ़ा देता है, मतलब कि टेम्परेचर को कम करेंगे, दबाव को बढ़ा देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा ना कि आपका द्रव का घनत्व जो है, गैस का घनत्व जो है अधिक होगा। जब वो गैस धीरे धीरे द्रव में कन्वर्ट होने की पोजीशन पे आएगा तो उस गैस का घनत्व उस समय मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कम तापमान करेंगे और दबाव जो है बढ़ा देंगे। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कम तापमान और उच्च दबाव बढ़ाने पे क्या होगा कि गैस, किसी भी गैस का क्या होगा कि आपका वो डेंसिटी जो है कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दौड़ के दौरान क्या होता है कि धावक का गुरुत्वीय केंद्र जो होता है वो कहां स्थित होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है। जब कोई धावक दौड़ते रहता है उस समय उसका क्या होगा कि गुरुत्वीय केंद्र बताना है कि कहां स्थित होता है। देखिए गुरुत्वीय केंद्र तो बॉडी के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी किस पोजीशन पे है। आप सोए हुए हैं तो आपका गुरुत्वीय केंद्र कुछ और होगा, खड़ा है तो कुछ और होगा, दौड़ते समय है तो कुछ और होगा। हर समय क्या होता है कि आपका पोजीशन जो है चेंज होते रहता है। एक हाथ पे खड़ा हो जाइए, आपका गुरुत्वीय बल चेंज हो जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र चेंज हो जाएगा। लेकिन चलिए ये तो पोजीशन दे ही दिया है कि दौड़ते समय क्या होगा। अगर ये भी दे देता कि आप सो रहे हैं उस समय आपका गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है तो वो भी बता देती, लेकिन पोजीशन देना चाहिए। ऐसा नहीं दे देगा कि एक इंसान का गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है, ये कभी नहीं देगा। जब भी देगा पोजीशन, स्थिति जरूर दे देगा ये चीजें। तो दौड़ते हुए कहता है कि धावक जो है जो दौड़ रहा है उसका धावक का गुरुत्वीय केंद्र कहां है। तो देखिए गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है, जहां आपका संपूर्ण भाग डिपेंड करता है बॉडी का क्या होता है कि संपूर्ण पूरा शरीर का भार जहां पे डिपेंड करेगा वहीं पे क्या होगा कि आपका गुरुत्वीय केंद्र होगा। ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। जब आप दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, उस समय आपका संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है, पैर के आगे होते हैं, ना कि पीछे होता है। पैर के आगे 4 अंगुल को सबसे ज्यादा रखते हैं, तल जो आगे होता है 4 अंगुल से सटे हुए उस पे रखते हैं। आप तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, आपका गुरुत्वीय केंद्र कहां होगा, पैर के अगले भाग पे होगा, यही ना होगा, पैर के आगे स्थित होगा। ध्यान रखिएगा चीजें, पीछे नहीं होगा, आगे होगा, क्योंकि आगे ही हम बल लगा के आगे दौड़ना शुरू करते हैं। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, उसके पैर के आगे स्थित होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या कह रहा है इसमें कि सेकेंड में पेंडुलम की अवधि क्या होता है। देखिए पेंडुलम जो होता है ऐसे घूमता है, एक बार घूमेगा फिर इधर आएगा, तो 2 सेकेंड में इसका एक अवधि होता है। पेंडुलम का क्या होता है, 2 सेकेंड में एक अवधि होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये चीज कह रहा है कि झूले पर जो है, झूले पर बैठा व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है झूले पर तो उसकी दोलन की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है इसमें क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा है। देखिए जब आप झूले पर बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं, तो आवर्ती गति तो करिए रहे हैं, लेकिन जैसे झूला पे खड़ा होइएगा तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर के ऊपर से लगना शुरू हो जाता है। उस समय क्या होता है ना कि आपका आवर्ती गति जो है वो दोलन की आवर्ती गति वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि आवर्ती गति जो है दोस्त बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट की गति के मामले में कहता है कि कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन जान लीजिए कि संवेग संरक्षण इसमें 2 दे दिया है। एक तो रैखिक संवेग संरक्षण दे दिया है और एक आपका दे दिया है कोणीय संवेग संरक्षण। किस पे काम करेगा, कोणीय पे करेगा या रैखिक पे करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तीसरा भी दे दिया है कि आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो देखिए रॉकेट जो उड़ता है तो वो मान लीजिए कि वो सीधे तरह से उड़ता है, या तो 45 डिग्री के एंगल पे ही उड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोणीय उड़ता है, गोल गोल घूम के नहीं उड़ता है, वो सीधा उड़ता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए 45 डिग्री के एंगल पे। तो वो क्या करता है कि रैखिक संवेग संरक्षण पे क्या होता है कि सिद्धांत पे उड़ना शुरू करता है रॉकेट जो है, रेखीय संवेग संरक्षण। और जहां अगर मान लीजिए कि सीधा संवेग संरक्षण दे दे, उसके अलावा कोई और ना देता, आराम से संवेग संरक्षण मार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेखीय ढूंढते रहे। अब इसमें यह भी दे देता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करती है, तो कभी न्यूटन्स का भी लॉ देता है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड नंबर वैसे आंसर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा, थर्ड नंबर। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि भूमध्य रेखा से क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव की ओर क्या करते हैं कि जाते हैं तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान यानी स्मॉल जी का मान क्या होता है।
देखिए ध्रुव पे आप है, ध्रुव पे नहीं है, मतलब कि भूमध्य रेखा पर है। तो भूमध्य रेखा पर है, जैसे ही आप ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़िए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़िए, ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, देखिए ध्रुव की ओर ही कहेगा या तो कहेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर। दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जब ध्रुव पे है, पृथ्वी के ध्रुव पर नहीं है, कहां है, भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो आपका जी का मान क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र की ओर आना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि गुरुत्वीय आकर्षण का मान स्मॉल जी का मान क्या होता है कि घटना शुरू हो जाता है। सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जान लीजिए कि पोल पे ही होता है, मतलब ध्रुव पे ही होता है, और सबसे कम जो होता है, जीरो होता है, वो पृथ्वी के केंद्र में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जी का मान कहां होता है, सबसे कम जो है जी का मान कहां होता है, और उत्तरी ध्रुव के ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये करा है कि माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो माइक्रोन दे दिया है, बहुत अच्छा है। अगर इसमें क्या दे दिया कि मिलीमीटर के रूप में दे दिया, सीधा मिली के रूप में देता तो आराम से चुटकी बजा के हम मार देते, लेकिन चलिए मिलीमीटर के रूप में दे दिया है। तो एक माइक्रोन बराबर जो होता है वो होता है ये थर्ड नंबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर। अगर सीधा मिली देता रहा तो जान लीजिए कि मिली देता था 10 टू द पावर -3 होता, 10 टू द पावर -3 होता। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड की गति जो क्या होता है कि नियमित अंतराल के बाद जो है दोहराती रहती है, वो क्या कहलाती है। तो कोई भी पिंड है, एक नियमित एक फिक्स समय होता है, और उस फिक्स समय में क्या होता है कि उसको दोहराता रहता है, उसको क्या कहते हैं। उसे देखिए या तो आवृत्ति गति कहते हैं या तो एक अवधिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अवधिक गति या आवृत्ति गति कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसका फिक्स समय है ना कि 365 दिन के बाद एक चक्कर लगा लेना। या घड़ी का सुई है, घड़ी का सुई है तो मिनट वाली है सुई, एक तो पता है ना कि मिनट वाली सुई जो है अपना जो है एक चक्कर लगा लेती है, तो फिक्स है। घंटे वाली भी सुई एक फिक्स है। तो ये सबका एक रोटेशन जो होता है एक फिक्स होता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहरा लेती है, उसे अवधिक गति कहते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि दोस्त बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारों की दूरी मापी जाती है। तो तारों की दूरी किससे मापी जाती है, ये हमें बताना है। बहुतों ने गलती मार दिया है दोस्त, बहुतों ने ये बी नंबर मार दिया है कि तारकीय मील। ठीक है, चलिए कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको। तारकीय मील नहीं होता, देखिए जितने भी खगोलीय दूरी होता है उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तारा भी क्या है, एक खगोलीय ही है, खगोलीय ही डिस्टेंस है तारों के बीच की दूरी, तो उसको क्या करते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि प्रकाश वर्ष में। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको हम प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर में ले जाइएगा तो 15 मीटर 10 के पावर 15 की जगह पे 12 हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं तो पावर 3 क्या होता है कि कम जाता है। इंपॉर्टेंट है। सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। तो ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है ये सब चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कहता है कि कौन सा जो है ईंधन का काम करता है। हाँ, इसमें से कौन सा ईंधन का काम करेगा नाभिकीय रिएक्टर में, ये बताना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो लाते हैं वो यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करते हैं। किसका, यूरेनियम 235 का। बहुत अच्छा है, सभी ने करेक्ट आंसर मारा है, ये फर्स्ट नंबर होगा 235, यूरेनियम 235। अब जान लीजिए ये चीजें कि कभी कभी अगर आपको यूरेनियम 235 न दिया या यूरेनियम न दिया तब क्या कीजिएगा। जान लीजिए कि इसके अलावा भी जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्या होता है कि आपका प्लूटोनियम जानते होइएगा। तो प्लूटोनियम 235 या 239 का जो है इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। तो प्लूटोनियम भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जान लीजिए कि यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। बहुत अच्छा है, सभी ने बहुतों ने क्या किया है कि इनमें से सभी मार दिया है, तो सही मारा है, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी होगा। क्योंकि दोस्त जान लीजिए कि एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन और ये थर्ड नंबर आप जो देख रहे हैं रिलैक्सिन, ये तीनों का स्त्राव जो है मनुष्य के मादा जनन अंग से हार्मोन जो है स्त्रावित होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सही ही होगा, लेकिन कभी कभी आंख बंद करके इनमें से सही नहीं मार दीजिएगा, कभी कभी गलती भी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिक्रिया के दौरान जो है पौधे में क्या होता है कि ऑक्सीजन वातावरण से कोशिकाओं में जो है पहुंचता है, पौधे के कोशिकाओं में पहुंचता है, वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है और पौधे के कोशिकाओं तक के जो है पहुंचता है। वैसे तो जान लीजिए कि पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं स्टोमेटा, उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान तो होता है, लेकिन पौधे के बहुत सारे कोशिका तक के होते हैं, तो कोशिका तक के पहुंचता कैसे है? वो पहुंचता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, विसरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि एक जीन, एक एंजाइम का कल्पना जो है किसने की थी? बहुत अच्छा है। एक जीन, एक एंजाइम का कल्पना जो है, किस संकल्पना जो है किसने दी थी, ये बताना है दोस्त। जान लीजिए कि ये बीडल और टैटम साहब ने दिया था। किसने? बीडल और टैटम साहब ने दिया था। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कब दिया था ये भी जान लीजिए, 1941 ईस्वी में, जब उन्होंने क्या किया था कि एक फंगस था, फंगस पे क्या हुआ था कि अनुवांशिक जांच कर रहे थे। उसी के दौरान उन्होंने क्या किया था ना कि अनुवांशिक जांच के दौरान एक शोध पत्र लिखा था 1941 ईस्वी में, और उसी शोध पत्र में उन्होंने ये दिखाया, मतलब फंगस के शोध करते समय उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो शोध पत्र में उन्होंने लिख दिया कि एक जीन, एक एंजाइम। ठीक है, किसने? तो ये बीडल और टैटम साहब ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि वायरस जनित रोगों का समूह जो है निम्न में से कौन सा है? मतलब वायरस से जो होने वाला आपको रोग है समूह, उसको हमें बताना है कि कौन है। देख लीजिए, बहुतों लोगों ने इसमें गलती किया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हम कर रखे हैं 0.33 1/3 के अकॉर्डिंग। जैसे रेलवे में आपको होगा नेगेटिव मार्किंग, वैसे ही इसमें हम कर रखे हैं। तो नेगेटिव रिस्क लेने से क्या है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव अटेम्प्ट ही मत कीजिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं कि वायरस से जो रोग आपका होता है वो है आपका ये फर्स्ट नंबर, क्या? पोलियो और डेंगू। जान लीजिए, पोलियो और डेंगू क्या है कि वायरस से होने वाले रोग है। पोलियो क्या होता है दोस्त? एक बीमारी होती है जो वायरस के कारण होता है, जबकि डेंगू क्या होता है? डेंगू एक संक्रमण है जो क्या होता है कि आपका वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भ्रूण अवस्था में कहता है हृदय जो है एक बार में कितनी बार जो है धड़कता है? बहुत अच्छा है। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि एक वयस्क मनुष्य में या वयस्क आदमी में हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार धड़कता है। एक वयस्क मनुष्य की अगर बात कर ले तो 72 से 80 बार धड़कता है। लेकिन भ्रूण की अगर बात कर ले, बच्चों की अगर बात कर ले, ठीक है, तो जो मां के गर्भ से तुरंत बाहर निकला है उसकी दिल जो है दोस्त कितनी बार 1 मिनट में धड़कता है? जान लीजिए कि 150 से 160 बार धड़कता है। 150 से 160 बार धड़कता है 1 मिनट में, काफी फास्ट धड़कता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 150 से 160 बार। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, लास्ट देख लीजिए दोस्त। ये चीज कह रहा है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम सब लोग अच्छी तरह से जाते हैं, क्या होता है? टेटिनम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्या है कि दोस्त ये 25 क्वेश्चन जो था, क्या था कि आपका टेस्ट में दिए गए थे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन जिसके लिए 6 या 7 मिनट रहता है, 7 मिनट रहता है, 7 मिनट के अंदर ये 25 के 25 क्वेश्चन आपको क्या करना होता है कि डील करना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि टाइम कम मिल जाता है। दोस्त अगर यहाँ पे 7 मिनट में 25 क्वेश्चन आप डील नहीं कर रहे हैं, पहले तो 5 ही मिनट देते थे, लेकिन अब हम 7 मिनट 2 मिनट बढ़ा दिए हैं आपको, तो अगर 7 मिनट में 25 क्वेश्चन डील नहीं कर पाते हैं तो जान लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, और छोड़ करके आ जाइएगा, फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां स्पीड बनाइए। हम काफी समय से टेस्ट ले रहे हैं, अब जान लीजिए कि ये 87 टेस्ट हो रहा है, तो 87 टेस्ट प्रत्येक 1 दिन बाद हो रही है, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए। जान लीजिए कि लगभग जो है 180 दिन, 6 महीने से हम जो है टेस्ट ले रहे हैं, तो 6 महीने पहले से जो है टेस्ट शुरू कर रखे थे। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज भी टेस्ट आपका एक्टिव है, 88 नंबर। अब कहां से टेस्ट देना है, जो लोग नए हैं वो बने होंगे तो आपको हम बता ही देते हैं कि टेस्ट कहां से देते हैं। दोस्त ये एप्लीकेशन देख रहे हैं ERCB सर के नाम से, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। कहां से इंस्टॉल करना है, तो प्ले स्टोर पे चले जाइएगा और ERCB सर क्या कीजिएगा कि सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा। इसी में क्या है कि टेस्ट दिया हुआ है, जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट होंगे वो टेस्ट खोज लेंगे, जो लोगों का टेस्ट नहीं मिलेगा आपको हम बता देते हैं कि ये नंबर भी दिया हुआ है। किसी भी तरह का अगर जानकारी भी चाहिए तो इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल कर लीजिएगा, हम
हमेशा उठा लेते हैं फोन, आपको जानकारी दे देंगे कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि इसको इंस्टॉल कीजिए और जाकर के 88 नंबर टेस्ट दे लीजिए। अब क्या करते हैं कि जो लोग टेस्ट दे रखे हैं दोस्त, उनका हम क्या करते हैं कि रैंक कार्ड दिखा देते हैं, मतलब कितना नंबर लेकर के आए हैं कितना नहीं लेकर के आए हैं, ये रैंक हम उनको दिखा देते हैं फटाफट। तो देरी नहीं करते हैं, चलिए अब दिखाई देते हैं रैंक कार्ड। देखिएगा जो लोग नए हैं वो भी देख लेंगे कि रैंक कार्ड कितना है, कौन कितना नंबर लेकर के आए हैं। देखिएगा, देख लीजिए, ये अपना क्या है कि रैंक कार्ड है, जो लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी का रैंक कार्ड है। 25 नंबर का क्वेश्चन था, 75 टोटल नंबर है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया गया था। और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33, मतलब 1/3 के अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर इसमें आया है। अब चलिए इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले नंबर पे जो आज बने हुए हैं नागेंद्र त्रिपाठी है, जो नंबर 1 पे बने हुए हैं। 75 में दोस्त 52 पॉइंट जो है 35 नंबर लेकर के आए हैं, नंबर फर्स्ट पे बने हुए। दूसरे नंबर देख लीजिए वीरेंद्र भाई है। तीसरे नंबर पे देख लीजिए कि विक्रम यादव साहब है। चौथे नंबर पे ये कुंदन कुमार साहब है। पांचवें नंबर पे देख लीजिए, पांचवें नंबर पे ये मुकेश साहब है। और छठे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त छठे नंबर पे अंकज कुमार साहब है, अंकज कुमार साहब है। अगला देखिएगा, देख लीजिए, उसके बाद यह है 7वें नंबर की अगर बात कर ले दोस्त, 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 7वें नंबर पे कौन है, हाँ विकास साहब है। उसके बाद 8वें नंबर पे देख लीजिएगा, 8वें नंबर पे अजीत कुमार साहब है। 9वें नंबर की बात कर लेते हैं तो आनंद गुप्ता साहब है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 10वें नंबर पे ये भूषण कुमार है। 11वें नंबर पे जो दोस्त हैं ये बने हुए संजीव साहब बने हुए हैं। 12वें नंबर पे जो बने हुए हैं आरजू तमन्ना, जो 12वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं, देख लीजिएगा 13वें नंबर पे ये गुड्डू यादव साहब है। उसके बाद 14वें नंबर पे ये नीलेश है। उसके बाद जो है 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल भारद्वाज साहब है। उसके बाद 16वें नंबर पे ये पवन है, जो चंद्रवंशी साहब है। उसके बाद जो है 16वें नंबर पे, 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, हाँ 15 नंबर पे तो बता ही दिए, 16 नंबर बता ही दिए हैं, या उसके बाद पवन चंद्रवंशी। 17 नंबर पे देखिएगा, 17 नंबर पे ये रंजन पांडे साहब है। कौन है, रंजन पांडे साहब है। 18 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 18वें नंबर पे राजमणि साहब है, जो 18वें नंबर पे है। कोई नहीं है दोस्त, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 19वें नंबर पे ये अमरनाथ भाई है। उसके बाद 20वें नंबर पे 20 नंबर पे ये क्या है कि विश्वराज साहब है। उसके बाद जो है 21 नंबर की अगर बात कर लेते हैं योगेश साहब है। 22 नंबर की अगर बात कर लेते हैं अनिल कुमार साहब है। 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिओम जाटव साहब है। उसके बाद 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विजय कुमार साहब है। 24 पे विजय कुमार साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि नितिन साहब जो 25 नंबर पे है। 26 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश कुमार साहब है। 27 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अरविंद कुमार साहब है। 28 नंबर की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या है कि निष्ठा है। चलिए निष्ठा है। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं कि 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है प्रयागराज से। उसके बाद 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार साहब है। कौन है, चंदन कुमार साहब है। बहुत अच्छा, हाँ तो उसके बाद हमको आपको बता ही दिए हैं कि क्या है। हाँ चलिए आगे दिखा देते हैं। देख लीजिएगा अगला जो है आपका क्या है कि 31 नंबर पे कौन है कि पवन है, जो हनुमानगढ़ से है। 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त अली साहब, अली मोहम्मद साहब है। 33 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये दीपक कुमार है। उसको 34 पे बात करते हैं तो पंकज कुमार साहब है। 35 नंबर की अगर बात कर ले तो डॉली यादव है। उसको जो है 36 नंबर पे जो है ये विष्णु कुमार है। ठीक है, 36 पे विष्णु कुमार है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्त आप लोगों का रिजल्ट जो है ना एकदम फिक्स है, जान लीजिए। थोड़ा सा और मेहनत अगर कर लेते हैं तो, नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर तो दिक्कतें हैं, फिर दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा और कस के मेहनत करने की आप लोगों को जरूरत है। चलिए आपको आगे दिखा देते हैं। देख लीजिए कि 37 नंबर पे क्या है कि लालमणि साहब है। 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रोशन लाल सैनी है। उसके बाद 39 नंबर की मिलिंद्रा है। उसके बाद जो है 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भागवत है। उसके बाद 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोशन लाल जो है, ये 2 बार दे दिए हैं। उसके बाद यह देख लीजिए कि 42 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज है, पंकज कुमार साहब है, जो 42 नंबर पे है। चलिए 43 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अभय भाई है। कौन है, अभय भाई। उसके बाद 43 नंबर की 44 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण भाई है। 45 नंबर पे संदीप भाई है। 46 नंबर पे देख लेते हैं तो राजेश है। उसको 47 नंबर पे अगर देख लेते हैं तो ये नितेश साहब है। कौन है, नितेश साहब। 48 नंबर पे क्या है कि गोविंदा है। 48 पे गोविंदा साहब है। बहुत अच्छा है गोविंदा साहब, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपकी 49 नंबर पे ये क्या है कि मुन्ना उपाध्याय है। उसके बाद जो आपका जितेंद्रा है जो 50 नंबर पे है। 51 नंबर के पे जो है ये राजा सैनी है। उसके बाद जो है 52 नंबर पे देख लीजिएगा तो जावेद अख्तर साहब है। उसको 53 नंबर पे देख लीजिएगा कि मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है। उसके बाद जो है आपका 54 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोशन कुमार साहब है। कौन है? रोशन कुमार साहब। बहुत अच्छा है दोस्त, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि नितेश कुमार साहब है 55 नंबर पे। उसका 56 नंबर पे ये विपुल साहब है। उसका 57 नंबर पे विराट यादव है। 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन हट्टी साहब है। 59 नंबर पे ये दीपक कुमार है। उसके बाद देवेंद्रा जो है आपका क्या है कि 60 नंबर पे है। क्या है? 60 नंबर पे ये देवेंद्रा साहब है। चलिए 61 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मंटू शर्मा है। उसके बाद 62 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोशन शर्मा है। उसके बाद 63 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि कालीनाथ है। उसको 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि कमलेश साहब है। 65 नंबर पे ये देवेंद्रा है। 66 नंबर पे देख लीजिएगा कि अंकित है। 66 पे अंकित साहब है। चलिए अंकित साहब थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। चलिए देख लीजिएगा हाँ 67 नंबर पे देख लीजिएगा। 67 नंबर पे क्या है कि आपका डीएस मीना साहब है। 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिल कुमार है। 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 68 पे तो दिखाई दिया है कि अनिल कुमार। 69 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देखिएगा 69 पे आपका जो है वो आकाश है। उसको 70 नंबर पे इंजीनियर जैन साहब है। उसको 71 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय है। उसको 72 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये वीर प्रदीप है। ठीक है दोस्त, वीर प्रदीप साहब थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि 73 नंबर पे ये बबलू जो पटना से है। उसके बाद जो है 74 नंबर पे देख लीजिएगा संतोष साहब है। 75 नंबर पे देख लीजिएगा 75 नंबर पे जो है ईशांत झा है। 76 नंबर पे जो आज है वो मनीष एम के है। मनीष एम के 76 नंबर पे। उसके बाद आपको बताते हैं 77 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार है। उसका 78 नंबर पे देख लीजिएगा कि कृष्णा साहब है। कौन है? कृष्णा साहब 78 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 79 नंबर पे ये पंकज है विश्वकर्मा है। उसके बाद 78 80 नंबर पे 80 नंबर पे ये चंदन है। उसके बाद 81 नंबर पे देख लीजिएगा 81 नंबर पे जो आज बने हुए हैं राज मुन्ना साहब बने हुए हैं। 82 नंबर पे देख लीजिएगा 82 नंबर पे जो आज है ये पूर्णिमा सिंह है। 83 नंबर पे की अगर बात कर लेते हैं तो ये किलर गेमिंग करके है। वाह, किलर गेमिंग आ गए हैं मेरे टेस्ट में। दोस्त नाम थोड़ा चेंज कर लिया करो। चलो उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि 84 नंबर पे क्या है कि धनवंत साहब है। कौन है? 84 पे धनवंत साहब है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत थी सबको। उसके बाद देख लीजिएगा आपका 85 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिल ठाकुर है। 86 नंबर पे देख लीजिएगा 86 नंबर पे ये राम दयाल साहब है। 80 जो है 7th नंबर पे हरेंद्रा है। 88 नंबर पे ये कृष्णा है। 89 नंबर पे देख लीजिएगा 89 नंबर पे भी कृष्णा सीता बने हुए हैं। उसके बाद जो है 19 नंबर पे कौन है कि इंद्रजीत साहब है। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं। 91 पे देख लीजिएगा कि रेमटेक साहब है अपना रत्नाकर नहीं, रेमटेक नहीं, रत्नाकर प्रसाद है। उसके बाद जो है आपका 92 नंबर पे ये क्या है कि विकास है। उसके बाद जो है 93 नंबर पे देख लीजिएगा कि अक्षय है। उसके बाद 94th नंबर पे देख लीजिएगा कि 94th पे ये परवेज है। उसको 95 नंबर पे ये क्या है कि बंटी है। उसके बाद 96 नंबर पे देख लीजिएगा कि 96 पे ये सिमरन है। 96 पे सिमरन है। चलिए उसको 97 नंबर पे क्या है कि राजू कुमार है। उसको 98 नंबर पे देख लीजिएगा कि पी कुमार साहब है। उसका 99 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका रतन है, रतन कुमार साहब है। उसके बाद 100 नंबर जो आज सदक लगाए हुए हैं ये लखन साहब है। लखन सिलवाट दिए हुए हैं। 101 पे देख लीजिएगा 101 पे राकेश साहब है। 102 पे भी क्या है कि आपका लखन सिलवट साहब है। मतलब 100 भी शतक यही लगाया, 12 यही जाए। वाह, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 103 नंबर पे अभय कुमार साहब है। 104 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुजय भाई है। उसके बाद 105 नंबर पे देख लीजिएगा 105 पे हरिमोहन भाई है। 106 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार साहब है। 107 नंबर पे अगर है तो अंकित रेमटेक साहब है। उसके बाद जो है आपका 108 नंबर की अगर बात कर ले तो सन्नी है। ठीक है, सन्नी 108 नंबर पे है। चलिए 109 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हर्ष भाई है। उसके बाद 110 नंबर पे ये सुमित भाई है। उसके बाद 111 नंबर पे फिर हर्ष भाई है। उसके बाद 112 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिरुद्ध साहब है। 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुरेंद्र है। उसके बाद 114 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये आशुतोष भाई है। ठीक है, आशुतोष भाई। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा आपका क्या है कि अजीत यादव जो है 115 नंबर पे है। 116 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ओमकार भाई है 117 पे जो है बने हुए हैं वो डब्लू भाई बने हुए हैं। 118 पे अगर बने हुए हैं तो ये अनूप कुमार है। उसके बाद 119 नंबर पे है अंजलि है। उसके बाद आपको बताते हैं 120 नंबर पे है ये के सिंह जो जौनपुर से है, के सिंह जो जौनपुर से है। चलिए 121 पे देखिएगा, 121 पे उत्सव साहब है। उसको 122 नंबर पे कौन है कि जावेद आलम है। 123 नंबर पे जो है 123 पे अनिल कुमार साहब है। 124 नंबर पे जो है ये सौरभ भाई है। 125 नंबर पे जो है ये मनोज साहब है, ठीक है। 126 पे देखिएगा, 126 पे राकेश भाई है। कौन है? राकेश भाई। चलिए देखिएगा 100 जो है आपका 27 नंबर पे कौन है कि राहुल भाई है, राहुल पवार भाई है। 128 नंबर पे नरेंद्र भाई है। उसके बाद 129 नंबर पे देखिएगा कि फरियाद साहब है। 130 पे देखिएगा ओमकार पटेल साहब है। उसके बाद जो है 131 पे देखिएगा कि मनोज साहू साहब है। उसके बाद 132 पे देखिएगा कि कौन है? राम सूरत। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 133 नंबर पे ये राम सिंह है। 134 नंबर पे देखिएगा किशोर सिंह है, उसके किशोर साहू है। उसके बाद 135 पे देखिएगा कि क्या है कि जैनेन्द्रा है। उसके बाद आपका 136 नंबर पे देख लीजिएगा कि विनय जो यूपी से है। उसके बाद 100 जो है 37 पे एफ अंसारी साहब है। 138 पे देखिएगा कि सुमित कुमार साहब है। 138 पे सुमित कुमार साहब है। हाँ चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका की है सोमनाथ साहब है जो 139 पे है। उसके बाद 140 पे जो है राहुल कुमार जो है ये है राहुल कुमार चौधरी। उसके बाद जो है 141 पे देख लीजिएगा कि सदन साहब है। उसके बाद जो है 142 पे देखिएगा, 142 पे अंजू कुमार है। उसके बाद 143 नंबर पे देख लीजिएगा, 143 पे एसके भारती जो बिहार सिवान से है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और सबका आपको हम क्या किए हैं कि एक एक करके सबका रैंक कार्ड बता दिए, प्लस मार्क्स आप देखिए लिए हैं कि कौन कितना नंबर लेकर के आया है, कौन कितने पानी में है और इस बार कौन जो है सफल हो सकते हैं। चलिए कोई नहीं, तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि इसे जा करके इंस्टॉल कीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त कर लीजिए। अब ना कीजिएगा तो कब कीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो आने वाली है वो आपके एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, बहुत हेल्प करेगा दोस्त, ध्यान लीजिए। तो काफी हेल्प करेगा, इसलिए फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं आपको जानते ही है कि क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले सेट में। जो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चले हैं उस सेट में इसी समय इसी टाइम मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए इजाजत दीजिए, जय हिंद दोस्तों।